हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और हम केमिस्ट्री की इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए अपनी क्लास शुरू करते हैं। कल हमने जहाँ तक पढ़ा था आज उससे आगे बढ़ते हैं। हम पहले मैंने आपको बेसिक आधार पर गैस के बारे में बता दिया था, जो बिल्कुल पहली या दूसरी क्लास में ये सब चीज़ें बता दी थी। अब क्या है, जो चीज़ के बारे में रूल्स है या फिर इसके लॉ है, जितने साइंटिस्टों ने इस पर लॉ दिए या फॉर्मूले है, न्यूमेरिकल है, सब इसमें अब कराएंगे। जैसे आज शुरू करते हैं हम गैस। देखो, गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया था कि इसका आकार और आयतन निश्चित नहीं होते। मैंने लिखा भी है, क्या लिखा, गैस क्या है, इसका आकार क्या होता है, निश्चित नहीं होता। ठीक है, और इसका आयतन भी निश्चित नहीं होता। ये मैंने बात आपको सबसे पहली क्लास में बताई थी। ठीक है, आई बात समझ। तो क्या है, ना तो आकार निश्चित है ना आयतन निश्चित है। ठीक है, इनके इंटरमोलिक्यूल फोर्स यानी कि इनके बीच का जो स्थान है, क्या लिखा मैंने, अंतरा अणु स्थान, यानी कि जो इनके मोलिक्यूल्स है उनके बीच में स्थान मैंने कैसे बताया था आपको, बड़े अधिक होता है। ठीक है, क्या होता है, दूर दूर होते हैं। तो क्या लिखा मैंने, ऊपर एरो लगा, यहाँ लिख लो अधिक। ठीक है, यानी कि अणु दूर दूर होते हैं। ठीक, और उसमें क्या कह रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, यानी कि उनके अणुओं के बीच लगने वाला फोर्स कैसा हो जाएगा, कम। जब दूर दूर हो जाएगा तो आपस में खींचने की क्षमता कम हो जाएगी। मैंने आपको पहली क्लास में बता दिया था। तो लिख लो, क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम, और आपका इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है, अधिक। ठीक है, बेसिक सी बातें थी, मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें गैस के टाइप आते हैं। पहला आता है एक परमाणु, दूसरा आता है द्विव परमाणु, फिर आता है त्रिपरमाणु, फिर आता है बहुपरमाणु। है कुछ नहीं। एक परमाणु का मतलब कह रहा है कि एक मोलिक्यूल, दो परमाणु की बात कर रहा था, दो मोलिक्यूल। इसे इंग्लिश में बोल लो कि वन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा वो डाई, फिर यहाँ हो जाएगा ट्राई, यहाँ हो जाएगा आपका मल्टीपल, यानी कि कॉम्प्लेक्स हो जाएगा एक तरीके से। ठीक है, कोई ज़्यादा हार्ड काम नहीं है। बस क्या पूछेगा आपको कि जैसे मैंने कहा कि एक परमाणु, तो एक परमाणु कौन कौन सी गैस है, जैसे हीलियम, आर्गन और एक्सन क्या है, ये आपकी क्या है, एक परमाणु गैस है। क्या है सब ये सब क्या है, एक परमाणु। जैसे देखो सिंगल एलिमेंट आ रहा, आर्गन भी सिंगल, एक्सी भी सिंगल है। इसी तरीके से द्विपरमाणु यानी कि उसी अणु के दो, जैसे O है, O के दो है, यानी कि O2। क्या लिखा हुआ, O2। अब देखो यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन कितने हैं, दो। H कितने हैं, दो। सब क्या है, द्विपरमाणु है। अब बात करते हैं त्रिपरमाणु की, यानी कि ट्राई। ठीक है, ट्राई एटम। ट्राई एटम की तरह से बात करें तो C का एक, O के दो, कितने हो गए, तीन। अब भाई यहाँ पे क्या है, O के दो, S का एक, टोटल कितना हो गया, तीन। यहाँ बात करते हैं टोटल की। ऐसा नहीं कि भाई सेम ही होना चाहिए, कुछ और अलग भी हो सकता है। हमें बात करते हैं टोटल की, टोटल अणु कितने हैं। अब मैंने आपको समझा भी था कि कंपाउंड और मिक्सर में अलग अलग डिफरेंस होता है। तो ये सब क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं सब यौगिक। ठीक है, अब इसमें क्या दे रखा, अब तीन के बाद सारे किस में आ जाएंगे, बहु परमाणु में आ जाएंगे। तीन के बाद चाहे चार हो, पाँच हो, छः हो, सात हो, सब किस में आ जाएंगे, बहु परमाणु में। जैसे एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है CH4, कितने परमाणु है, चार और एक पाँच, कितने कॉम्प्लेक्स है, यानी कि बहुत सारे हैं। NH4 कितने हैं, चार और एक पाँच, एक्सेट्रा, यानी कि ऐसे ही चीज़ें बढ़ती चल जाएगी। वैसे ही जो इंपॉर्टेंट सी थे आपको पहचान कराने के लिए मैंने बता दिए। और आप भी समझदार हो कि आप देख लोगे और पहचान लोगे, इससे क्वेश्चन नहीं आता। बस ये कि एक समझ पैदा करने के लिए आगे के क्वेश्चन आप पे सोल्व कर पाओगे। इसका न्यूमेरिकल वाला पोर्शन भी है, जो मैं सारे न्यूमेरिकल लेके चल रहा हूँ। मैंने अभी तक कोई भी चैप्टर न्यूमेरिकल नहीं छोड़े, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सारे कराया, सारे कराता रहूँगा। ठीक, अब देखो क्या है, अब गैस का बेसिक जो बातें थी वो मैंने बता दिया आपको। बेसिक गैस के चार टाइप बता दिए और गैस की जो आपकी प्रॉपर्टी वो बता दी। अब आती है रियल गैस, यानी कि वास्तविक नेचुरल, जो हमारे पास है नेचुरल गैस। जैसे गुब्बारे में हवा भरते हैं, भाई मैंने मुँह से गुब्बारा पकड़ा और हवा भरती, तो क्या हुआ, गुब्बारा फूलता चला गया, तो उसके अंदर क्या होगा, एक तरह का वेट आ गया और उसमें गैस भी आ गई। हमें पड़े दिखाई ना दे रही हो, हम मैं ये कहने लगूँ कि भाई जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, भाई हमारे आसपास भी तो वेव है, हमें दिखाई थोड़ी देती है, हमारे पास हवा दिखाई थोड़ी देती है हमें। बात समझ आई। तो जिस कारण हमारे फ़ोन में नेटवर्क है या फिर सब चीज़ें हैं, तो ये क्या है, हमारे आसपास कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही। इस तरीके से गैस में भी एक क्या करती है, एरिया होता है लेकिन निश्चित नहीं होता, आकार भी होता है लेकिन निश्चित नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है कि अगर गुब्बारे में हवा भर रहे हैं तो क्या हो रहा, गुब्बारों में हवा भर रही है, यानी कि गुब्बारा फूलता जा रहा है। और अगर आप ज़्यादा बढ़ाओगे तो प्रेशर भी बढ़ेगा, उसका टेम्परेचर भी बढ़ेगा और उसके क्या, उसमें दाब भी बढ़ेगा। तीन चीज़ होती है गैस के बारे में सोचोगे तो, तीन चीज़ दिमाग में आनी चाहिए। जैसे मैंने लिखा, रियल गैस जो वास्तविक गैस होती है, जो हमारे पास है नेचुरल सोर्स, वो क्या है, दीवारों पर दाब लगाती है। दीवारों पर दाब लगाने का मतलब क्या है, कमरे की बात नहीं कर रहा है कि दीवारें कमरे की बात कर रही है। जैसे गुब्बारे की मैंने एग्जांपल लिया, तो जैसे हवा भरते हैं तो गुब्बारे की दीवारों पर लगती है जाके, यानी कि उसके अंदर के जो दीवारें उन पर लगती है। तो क्या करती है, दीवार की वजह से है ना, वो उसको फुला देती है, यानी कि प्रेशर लगता है। ठीक है, प्रेशर भी लगता है और टेम्परेचर भी बढ़ता है। जैसे मान लो हम हवा भर रहे हैं तो टेम्परेचर क्या होगा, उसका बढ़ता चल जाएगा, गुब्बारा भी अंदर से गर्म होना शुरू हो जाएगा। आपको महसूस नहीं देगा, मैंने वही बात बोली ना, महसूस नहीं देगा लेकिन होगा।
तो दाब पड़ रहा है, आपका प्रेशर पड़ रहा है और आपका टेम्परेचर, 3 चीज़ पड़ रही है। इसी तरीके से दूसरी गैस होती है आइडियल गैस। देखो आइडियल गैस वास्तविक में पहली बात तो होती नहीं, एक है ना इमेजिनेशन है कि एक ऐसी गैस है जो बहुत ही ज़्यादा आइडियल हो, बहुत ही ज़्यादा आदर्श हो। ऐसी गैस पहली बात तो होती नहीं, लेकिन फिर भी डिफाइन किया गया है। इसकी डेफिनेशन क्या है कि ये दीवारों पर दाब नहीं लगाती। मतलब ये कह रहा है जैसे गुब्बारे में अगर मैं हवा भरूँगा तो गुब्बारे में हवा नहीं बढ़ने की, मतलब जब दीवारों पर टकराने की तो हवा बढ़ने की नहीं, सीधी सी बात है। ये कहना चाह रहा है कि हवा भरो जाइए आप और गुब्बारा फूल लेगा नहीं, यही बात कहना चाह रहा है ना। देखो क्या लिखा हुआ, वैसे ऐसी कोई गैस नहीं है, लेकिन फिर भी क्या हुआ, एक गैस है CO2। अगर CO2 को ऊपर से दाब ना दे, दाब का मतलब क्या है, जैसे मगर मान लो मैं से यहाँ से बंद कर दूँ, ठीक है भाई, इसके अंदर गैस भरी है, ठीक है, मान लो गैस भरी है इसके अंदर, ठीक है, क्या है, एक कोई बर्तन है जिसमें गैस भरी है CO2, कितनी है, कौन सी है, CO2, और नीचे से हीट कर रहे हैं और ऊपर से हमने दाब दे दिया। अगर मैं ये बताऊँ, कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं हीट दूंगा नीचे से और ऊपर से दाब लगा दूँगा, ढक्कन बिल्कुल बंद कर दूंगा, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल्स गर्म होकर हीट टेम्परेचर पा के प्रेशर बढ़ा के बर्तन को फाड़ देंगे, ये काम करेंगे ना। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि भाई ऊपर से दाब हटा दो, चलो ठीक है। अब कह रहे हैं कि अब टेम्परेचर दो, दाब हटाने के बाद अगर टेम्परेचर देते हैं तो CO2 कैसे बिहेवियर करती है, आदर्श गैस की तरह, यानी कि ये है ना दीवारों पर नहीं फैलेगी, ये क्या काम करेगी, धीरे 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 ऐसे ऐसे निकल चल जाएगी। क्या हो रहा, दीवारों पर दाब नहीं देने की, मतलब महसूस नहीं होने की, होगी तो वहाँ पर उसको है ना देखने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट होते हैं जो देखे जाते हैं, साइंटिस्ट अपनी लैब में देखते हैं। वैसे हम आपको समझाने के लिए समझो कि जो दीवारें हैं ना, जैसे गुब्बारे में अगर गैस भर दे जा और ऊपर से खोल दे जा तो क्या होगा, जैसे बर्तन ही है तो क्या है, इसकी जो दीवारें हैं ना इस पर टच नहीं हो रही है, क्या हो रहा है, ऐसे फैलती जा रही है और बाहर निकल जा रही है, ठीक, मतलब दीवारों पर नहीं लग रही है। वैसे ऐसी गैस नहीं होती, लेकिन फिर भी CO2 को ऐसा माना जाता है, लेकिन CO2 भी पूरी तरीके से आदर्श नहीं है, ठीक है, यह बात लिख लो। बस थोड़ी सी बात है, कभी पूछ ले जाए तो सिर्फ CO2 है जो आप लगा सकते हो आइडियल गैस के नाम पर, नहीं तो और कोई गैस है नहीं। वैसे CO2 भी नहीं है, वो भी एक तरीके से थोड़े बहुत इसके प्रॉपर्टी चेंज करके थोड़ा बहुत उसको एक तरह से एडजस्ट किया जाता है। जैसे मान लो नहीं है तो फिर कुछ ना कुछ तो काम चलाना पड़ेगा, तो एक तरीके से काम चलाने वाली बात है CO2 के लिए, ठीक। अब इसके बारे में बात करते हैं गैस के, ठीक है भाई, ये तो हो गया आपका एक एग्जांपल समझाने मैंने। अब गैस है, अब जैसे गैस की बात करूँगा तो भाई गैस जैसे भी जहाँ भी होगी भाई, वहाँ पे टेम्परेचर भी होगा, वहाँ पे आपका दाब भी होगा, वहाँ पर आपका आयतन भी होगा। तो इसे शॉर्ट में इस तरीके से डिनोट कर लो, क्या होगा, थोड़ा पीछे करके लिख देता हूँ इसको, इसे लिख लो, चलो मैं लिख देता हूँ इसको, एक लाइन ऐसे खींचो, इसे लिखोगे, इससे हो जाएगा T, यहाँ क्या हो जाएगा TP, यह क्या हो जाएगा आपका B, ठीक है। जो भी चीज़ होगी ना, अगर गैस की बात कर रहा हूँ तो TVP या TVP ऐसा लिख लो, चाहिए TVP, जिससे भी आपको समझ ऐसा लिख लो। यानी कि 3 चीज़ें होती है, जहाँ पे गैस होगी वहाँ पे टेम्परेचर होगा, वॉल्यूम होगी, थोड़ी बहुत जो भी बढ़ाएगा आयतन भी होगा, ठीक। अब जैसे ही क्या है, अब बात करते हैं लॉज की, ये इंपॉर्टेंट है, इनके बेस पर क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं मैं इसके बाद बता दूँ, पहले समझ लो, सीखो। फर्स्ट लॉ क्या है, चार्ल्स के जो फर्स्ट लॉ है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने उसका शॉर्ट ट्रिक दी हुई फर्स्ट लॉ में लिखा हुआ है, चार्ल्स टीवी देख रहा है, ऐसे लिख लो कि चार्ल्स टीवी देख रहा है, कुछ भी ऐड कर लो अपने भाई, चार्ल्स टीवी या लिख लो चार्ल्स टीवी। भाई चार्ल्स का लॉ क्या था, चार्ल्स कहता है कि टेम्परेचर है जो वो अनुक्रमानुपाती है, यानी कि प्रोपोर्शनल है किसके, V यानी कि आयतन के। इसने वाली बात बोली, ठीक है। अभी समझा मैं डिटेल में, पहले थोड़े थोड़े समझ लो। इसने बोला कि टेम्परेचर अनुक्रमानुपाती है या आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, वॉल्यूम के, किसके, गैस के। सेकंड लॉ में बोला VIP बॉयल्स, ये इसका मतलब क्या है, ये बॉयल्स लॉ है, किसका लॉ है, बॉयल्स लॉ। याद कर लो, VIP बॉयस लिख लो, इतना याद रख लो, VIP बॉयस तो आपको याद आ जाएगा। VIP बॉयस में क्या है, इसमें क्या है, VIP यानी कि V इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, I लिखा हुआ, I का मतलब इन्वर्सली यानी कि V अनुक्रमानुपाती, ठीक है भाई, हिंदी बड़ी खतरनाक होती है, V अनुक्रमानुपाती, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, इसके बारे में कैसे लिख दूंगा, ऐसे लिखूंगा V अनुक्रमानुपाती है किसके, किसके, दाब के यानी कि प्रेशर के। ये आपका होगा सेकंड लॉ, ठीक। ये फर्स्ट है, ये आपका फर्स्ट और ये आपका सेकंड। और भाई नंबर 3 पर क्या दे रखा, गैलुसाक का नियम, ये सीधा आपने खुद लिखा हुआ है। इसने क्या लिखा, गैलुसाक ने बोला कि टेम्परेचर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली नहीं, सीधा
समानुक्रमानुपाती है या फिर प्रोपोर्शनल है किसके, दाब के। अगर दाब बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। और इसमें क्या है, इसमें V बढ़ाओगे तो मान लो P बढ़ाओगे तो V घटेगा। अगर मान लो मैं प्रेशर बढ़ाता हूँ तो उसके वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। अब इसी चीज़ को पहले नोट कर लो, फिर मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ, उसका डायग्राम बना के बढ़िया तरीके से न्यूमेरिकल भी करा के बता देता हूँ। मैं वैसे मेन है ना चैप्टर में यही है, ठीक है। इसको नोट करो, फिर मैं इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो अब इसको डिटेल में बता देता हूँ आपको, सारे लॉ जितने भी हैं। देखो पहला लॉ है चार्ल्स लॉ। मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, चार्ल्स टीवी। भाई क्या रखोगे, टीवी। मैंने कहा क्या क्या बोला, टी क्या है यहाँ पे, टेम्परेचर, यानी कि ताप। हिंदी मीडियम वालों के लिए ताप अनुक्रमानुपाती है किसके, आयतन के, ठीक है। अब इसमें पता क्या पूछता है, इसे पूछता है कि चार्ल्स के नियम में क्या चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ स्थिर है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। और इसका सबसे बड़ा तरीका क्या बताया, मैंने आपको बताया था कि भाई गैस में क्या होता है, टेम्परेचर, वॉल्यूम और पी, यानी कि टीवीपी। इसे याद रख लियो, टीवीपी। ये सारे नियम आपको याद करा देगा। अब टीवीपी के साथ देखो इसमें क्या चीज़ दे रखा फॉर्मूले में, टी है, वी है, क्या नहीं है इसमें, टी भी है, वी भी है, क्या नहीं है, वी नहीं है। तो जो नहीं है ना वो स्थिर है। आसान सी भाषा में याद करना। कहीं आपको बोर्ड के एग्जाम में जाकर तो लिखना नहीं कि चार्ल्स नहीं है बोला, चार्ल्स नहीं बोला। आपको सीधा टिक लगाना है। और टिक लगाने के लिए सबसे आसान तरीका क्या है, जो चीज़ फॉर्मूले नहीं दे रखा ना, समझ लो वो चीज़ स्थिर है। क्या कह रहा है कि टी अनुक्रमानुपाती है या प्रोपोर्शनल किसके है, वॉल्यूम के, चार्ल्स के नियम के अनुसार। तो क्या चीज़ कांस्टेंट है इसमें, क्या नहीं है, वी नहीं है। तो क्या लिख दिया मैंने, वी क्या है, कांस्टेंट। आई बात समझ। अब सेकंड लॉ में क्या दे रखा, सेकंड लॉ क्या बताया था मैंने, शॉर्ट फॉर्म क्या थी, वीआईपी बॉय। वीआईपी बॉय के हिसाब से क्या याद रख लोगे आप, जैसे वीआईपी बॉय के हिसाब से क्या याद रख लोगे, बॉयल्स लॉ, ठीक है। सेकंड लॉ होता है बॉयल्स लॉ। अब इसमें क्या कह रहा कि अगर आपका प्रेशर बढ़ाएगा ना तो क्या घटेगा, वॉल्यूम घटेगा। इसका मतलब क्या है, अब इसमें क्या चीज़ स्थिर है, इसमें क्या चीज़ स्थिर है, इसमें टी भी है, टी तो है नहीं इसमें, तो टी नहीं है तो टी क्या है, कॉन्स्टेंट लिख दिया मैंने, टी कॉन्स्टेंट है, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है, ये भी समझ लो क्या हो रहा, आयतन अनुक्रमानुपाती है किसके, दाब के, ठीक है। हिंदी मीडियम वाले, इंग्लिश मीडियम वाले समझदार समझ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है। तो क्या हुआ, ये कह रहा कि दाब बढ़ाने पर आयतन कम हो जाता है। पता किस चीज़ की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर इसको बंद कर दिया जाए यहाँ से और इसको है ना नीचे से टेम्परेचर नहीं देना। अब मान लो तुम ऊपर से बंद कर दो, नीचे टेम्परेचर दे जाओ, तो वो इस तरीके से रह लगेगा, तो भाई फट के बाहर आ जाएगा। तो ये कह रहा है कि टेम्परेचर नहीं देना, टेम्परेचर जो है वो रहेगा, जैसे मान लो 20 डिग्री सेल्सियस या 10 डिग्री सेल्सियस जो भी है, मतलब एक्सेट्रा, हमें सिर्फ मैटर नहीं कर रहा, लेकिन टेम्परेचर स्थिर रहेगा और उसी स्थिर टेम्परेचर बंद करेगा। मतलब उसी टेम्परेचर पर वो ये बात कह रहा कि अगर टी कॉन्स्टेंट है ना तो जो प्रेशर है ना वो वॉल्यूम को घटा देगा। वही वाली बात है, जैसे मैं पानी रख देता हूँ, ठीक है, मान लो गर्म पानी है, भाप बना हुआ है, तो एक थोड़ा ज़्यादा एरिया कवर कर रहा होगा और मैंने ऊपर से ढक दिया, तो क्या है टेम्परेचर करते करते धीरे डाउन होता चल जाएगा। तो क्या है, दबाव देकर मैं प्रेस कर दूँगा, यानी कंप्रेस कर दूँगा, कम होता चल जाएगा। यह समझने के लिए, अगर समझने की जरूरत भी नहीं है, दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। वो पूछेगा कि क्या चीज़ कॉन्स्टेंट है, एक बार समझो, जो फॉर्मूले में है वो तो आपका कॉन्स्टेंट नहीं है और जो नहीं है वो कॉन्स्टेंट है। जैसे वी है, पी है, टी नहीं है तो टी कांस्टेंट है। तो सेकंड लॉ में क्या बात बोली गई, सेकंड लॉ बॉयल्स लॉ के अनुसार बोलेगा कि टी कांस्टेंट होता है, बात खत्म। अब थर्ड लॉ में क्या है, टी है, वी है, यानी कि टी बढ़ने पर, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने पर दाब क्या होता है, बढ़ता है। भाई ये वाली बात गैलो सेक ने बोली, यह बात तो हर महिला जानती है, गाँव की किसी महिला से पूछ लो सब बता देगी कि भाई सबको पता है बात, इसमें क्या खोज पता नहीं क्या साइंटिस्ट बन गए, तो महिला घर में साइंटिस्ट है इसका मतलब, ठीक। तो क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने पर प्रेशर बढ़ेगा, सबको पता है यार बात। तो क्या हुआ, यानी कि ताप, मैं लिख देता हूँ हिंदी में भी यार, ताप अनुक्रमानुपाती किसके है, दाब के, ठीक। ये बात होगी। बी क्या यहाँ पे कांस्टेंट, यानी कि वॉल्यूम। ये कह रहा है कि आयतन जितना है इतना ही रहेगा और मैं टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। भाई समझ सकते हो बात, एक बार है ना, अपने दिमाग आंखें बंद करो और अपना दिमाग लगाओ कि ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता। बिल्कुल घर वाली बात है, ठीक है, कुछ ज़्यादा बड़ी बात है नहीं। अब इसके बाद क्या है, बस इसमें क्या हुआ, इन तीनों फॉर्मूले को लपेट के या इकट्ठा करके क्या किया इन्होंने फर्स्ट लॉ, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये सारे लॉ मिला के है ना, ये फॉर्मूला बना दिया।
किया, ये फॉर्मूला है ना, तीनों लोगों मिला के एक फॉर्मूला बना, बड़ा बढ़िया सा फॉर्मूला बना, बस हमें है ना इसका काम है, हमें इनसे मतलब ही नहीं था, लेकिन फिर भी हमारा मकसद है कि आपको सब चीज़ें बताई जाए, आपको सब चीज़ समझाई जाए, अगर आप कुछ भी चीज़ें कमज़ोर रही हो तो वो मजबूत होती चली जाए। ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूले पर क्वेश्चन आएंगे एक के बाद एक, बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पूछेगा। अब मैंने जैसे क्वेश्चन लिखा है, पहले पूरा डिटेल लिखा है, एक्चुअल क्वेश्चन ऐसा ही रहेगा, कह रहा है 15 डिग्री पर, यानी कि 15 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें सबसे बड़ा खेल है डिग्री का, सेल्सियस का, केल्विन का। देखो मैंने कहा कि अगर आपको आंसर में दे रखा ना, आपको आंसर देख कर बताना कि आंसर केल्विन में देना या डिग्री सेल्सियस में देना, ये मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेनी इस चीज़ के बारे में। लेकिन मोस्टली आंसर किस में देना आपको, केल्विन में देना। अगर कुछ भी नहीं पूछेगा तो आंसर क्या में दोगे, केल्विन में दोगे। तो 15 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का आयतन कितना, 360 ml है, ठीक है, 360 ml की गैस का वो है, ml है, यदि दाब स्थिर है। क्या स्थिर कह रहा है, दाब मतलब P, आप याद रखोगे P क्या है, स्थिर है, कांस्टेंट है, तो किस टेम्परेचर आयतन 400 डिग्री हो जाएगा। पहली बात तो यार, अगर आप बिल्कुल ही बढ़ना चाह रहे हैं कि मैं बिल्कुल बहुत होशियार हूँ, मैं सर चीज़ें बिल्कुल मैं तो नियम से चलूँगा, तो आप देख लो दाब किस में स्थिर है, पहले लॉ में स्थित है, यानी कि T अनुपाती V के, निकालने बैठ जाओ। और एक बहुत आसान तरीका है, बिल्कुल दिमाग भी लगाना, क्या करना, ये फॉर्मूला रामबाण इलाज है, ये फॉर्मूला उठाओ और जो इस फॉर्मूले में नहीं है ना उसको हटा दो अपने आप से ही। जिससे कह रहा मैंने लिखा कि टेम्परेचर, यानी कि पहला टेम्परेचर T1 कितना था, 15 डिग्री सेल्सियस, फिर कह रहा है किस आयतन पर, यानी कि V1 कितना, 360 ml, कितना 360 ml। अब T2 क्या है, कह रहा है कि किस टेम्परेचर पर, यानी कि T2 हमें निकालना है, ठीक है। और वॉल्यूम कह रहा है कि इसका आयतन 400 हो जाए, यानी कि 400 हो जाए, तो V2 दे रखा, हमें T2 निकालना है। तो हमने फॉर्मूला लगाया V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2। एक बार बोलोगे P1 V1 अपॉन T1, P2 V2 अपॉन T2, 2 3 4 बोलोगे, याद हो जाएगा, वैसे पहले भी आपको याद होगा ही हो, ठीक है। तो अब देखो क्या चीज़ नहीं है इसमें, T भी है और V भी है, क्या नहीं है, V नहीं है, तो P क्या है, आप बोला हो ना P कांस्टेंट है, जब P जो कांस्टेंट है ना हटा दो फॉर्मूले में, बस बात खत्म, क्योंकि फालतू कैलकुलेशन करने की टेंशन पालनी। T और V है नहीं, V की वैल्यू कितनी रखी, 360। अब देखो ये क्या रखा मैंने, 288 रखा हुआ, लेकिन टेम्परेचर T1 की वैल्यू कितनी थी, 15 डिग्री सेल्सियस था। मैंने क्या काम किया, मैंने केल्विन में बदल दिया। सिर्फ बदलने के लिए क्या करते, केल्विन में डिग्री सेल्सियस में 273 से जोड़ दो उसको, बस आ गया केल्विन। मैंने क्या किया, 15 डिग्री सेल्सियस में 273 जोड़ा, कितना 288, ये क्या बन गया आपका केल्विन में। तो 360 अपॉन 288 केल्विन इक्वल टू 400 अपॉन T2। अब मल्टीप्लाई मैंने इधर करी, 400 गुणा 288 अपॉन 36, T2 वैल्यू काट खा 320 केल्विन। अब आंसर में दे रखे दो आंसर, अगर आंसर दे रखा केल्विन में तो आप लगाओगे ये वाला आंसर, अगर आपको दे रखा सेल्सियस में तो क्या करोगे, 320 में से वापस क्या करोगे, घटा दोगे, कितना 200, सॉरी कितना 320 माइनस के 273, ठीक है। घटा के जो आंसर आएगा वो घटा दोगे, 0.7 लिखा, हाँ लिखा था मैंने डिग्री सेल्सियस, ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा। अगर आपको सेल्सियस में पूछा तो ये लगाओगे, और आपको पूछा केल्विन में तो ये लगाओगे। बस इसमें ना थोड़ा सा ध्यान ये रखना होता है केल्विन का, सेल्सियस का, ठीक है। आसान है, कुछ ज़्यादा हार्ड चीज़ नहीं है, न्यूमेरिकल सारे करवा दिए। अब एक न्यूमेरिकल और ले लो, इसकी लैंग्वेज भी सेम ऐसी रहेगी, लेकिन मैंने एक लैंग्वेज बना दी, तो इसको भी ऐसे ही अपनी कॉपी में नोट कर लेना। वैसे PDF दूंगा तो PDF में बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलेंगे, ठीक है। अब देखो P1 क्या है, 700 mm है, मिलीमीटर है, ठीक है। और V1 कितना है, 500 ml, यानी कि प्रेशर दे रखा है आपको, वॉल्यूम दे रखा, प्रेशर P2 निकालना और V2 दे रखा है, और फॉर्मूला लगाया P1 V1 P2 V2। क्या चीज़ नहीं है, P है, ठीक है, दूसरा क्या है, V है, T नहीं है, हटा दो T को, खत्म बात, ले भाई हटा दिया मैंने। तो जब है नहीं तो क्या बना फॉर्मूला, P1 V1 इक्वल टू P2 V2, T क्या है, कांस्टेंट है, तो T हटा दिया मैंने। अब P1 की वैल्यू कितनी, 700, 500, P2 इक्वल टू 100, P2 आ गया 300, यानी कि 3500 मिलीमीटर, आंसर, बात खत्म, यहीं तक था। अब इसके बाद थोड़ा सा रह जाता है आपका, एक नियम और बता देता हूँ, एवोगैड्रो नियम, ठीक है। चलो पहले नोट कर लो, फिर मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये बता दिया, थोड़ा सा ये था, एक ये भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर थोड़ा सा कम पोर्शन बचेगा, और सेकंड पार्ट में बता दूँगा इसके। देखो इसमें क्या है, एवोगैड्रो का नियम, मैंने आपको एक बताता है एवोगैड्रो, कुछ बताया था क्या होता है एवोगैड्रो। एवोगैड्रो संख्या किस चीज़ को नापती है, जैसे आपको पानी नापना है तो किसे नापोगे, लीटर में नापोगे। अगर आपको अणुओं की संख्या नापनी है तो एवोगैड्रो संख्या बोला था मैंने, मोल जब पढ़ा था, मोल पढ़ा था मैंने, बार बटे बार, उसमें क्या होता है, एवोगैड्रो संख्या के बारे में बात की थी। तो एवोगैड्रो संख्या क्या है, मोलों की संख्या है, ठीक है। तो क्या है इसमें क्या है, V अनुक्रमानुपाती है किसके, N के। V का मतलब क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब आयतन, क्या है, थोड़ा छोटा कर देते हैं इन चीज़ों को हम। ये क्या है हमारा आयतन,
किसके अनुपाती है? मोलों की संख्या। ठीक है भाई, वी अनुपाती क्या है? मोलों की संख्या। अब देखो एवोगैड्रो का नियम में क्या बोला, ये बात बोलेगी कि भाई हमने है ना समान मात्रा में मोलिक्यूल्स लिए, किसके? गैस के। मोलिक्यूल्स का मतलब कह रहा है कि अगर हमने इसमें भी 100 लिए तो इसमें भी 100 लिए, ये बात कहना चाह रहा हो। ये क्या है? आपकी गैस। ठीक है भाई, इसमें भी क्या भरा हुआ है? इसमें भी इसे मोलिक्यूल भरे समान मात्रा में, दोनों जार लिए, दोनों जारों में क्या हुआ? समान मात्रा में क्या भरेगी आपकी? यहाँ लिख दिया मैंने गैस। ठीक है, अभी इस नियम के अनुसार क्या बात बोलेगी कि भाई किस मात्रा पे, मतलब कब होगा ऐसा कि भाई दोनों समान मात्रा में रहे, यानी कि उनके मोलिक्यूल्स कम ज़्यादा ना हो, दोनों समान मात्रा में रहे, कब होगा ऐसा? टेम्परेचर कांस्टेंट रहे तब होगा ऐसा। मैं कह रहा कि भाई चलो टेम्परेचर कांस्टेंट कर देते हैं, यानी कि टेम्परेचर स्थिर कर देते हैं, कुछ भी टेम्परेचर नहीं रखते, मान लो रूम टेम्परेचर पर कर देते हैं 20 डिग्री, या फिर कोई टेम्परेचर लेकर छोड़ देते हैं, दोनों को टेम्परेचर बराबर देते हैं, और वी को और पी को जो है वो रख देते हैं, यानी कि वॉल्यूम और आयतन क्या करते हैं? उसको छोड़ देते हैं। तो भाई क्या होगा? कुछ भी नहीं होने का भाई, फिर तो कोई कम फैलेगा कोई ज़्यादा फैलेगा। तो बस इस बात का फाइनली मीनिंग ये निकलता है कि अगर किसी अणु को बराबर रखना है ना, कि बिल्कुल अणु बराबर रहे और सब चीज़ बराबर है, बिल्कुल इक्वलेंट, अणु का नंबर भी सब चीज़ इक्वलेंट रहे ना, बिल्कुल बराबर मात्रा में अगर किसी जार में स्थिर करके रखना है, तो उसका टी बी, वी बी और आपका दूसरा क्या था? टी वी और पी, यानी कि उसका टेम्परेचर, उसका दाब और उसका आयतन, तीनों चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, तब जाके चीज़ें बराबर रखी जा सकती है। एवोगैड्रो का नियम यही कहता है। बस क्या बात हुई, इसे भी कांस्टेंट करेंगे हम। ठीक है, इसका भी कांस्टेंट करेंगे। ठीक है, तो एवोगैड्रो के नियम में क्या होता है? तीनों चीज़ें कांस्टेंट होती है। ये बात तो सिर्फ बोलने के लिए, अगर कभी लैंग्वेज में आ जाए तो आप एकदम से लगाओगे तीनों चीज़ें कांस्टेंट होती है। आपके पास 4 चीज़ होगी, अब 4 चीज़ों को आप आराम से समझोगे। चार्ल्स के लिए मैंने क्या बताया, एक बार रिवाइज करो। चार्ल्स के लिए मैंने बताया टी वी चार्ल्स, ठीक है, या चार्ल्स टी वी। तो क्या है? टी अनुपाती है वी के, क्या चीज़ नहीं है इसमें? पी नहीं है, तो पी स्थिर है। चार्ल्स के नियम में पी स्थिर। फिर मैंने बताया आपको वीआईपी बॉय, बॉयल्स, यानी कि आधा लिख लो वीआईपी बॉय, यानी कि सब वीआईपी बॉयज़, सारे बॉयज़ हैं ना वीआईपी होते हैं। ठीक है, सारे जितने लड़के सब वीआईपी है, ऐसे याद रखो कि जो भी लड़कियाँ ना ये हम वीआईपी है। तो क्या है? वी आई का मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि वी अनुक्रमानुपाती 1/p। ठीक है, ये किसका नियम हो जाएगा? बॉयल्स का नियम, नंबर 2। और नंबर 3 में बात करी किसकी? आपकी गैलुसाक का नियम। गैलुसाक का नियम क्या बोलता था? क्या गया? गैलुसाक गया, पी वी क्या था पता नहीं कहाँ चले गया, पी वी था क्या था, एक मिनट देखता हूँ मैं। पी वी ना टी पी था, सॉरी गलत बोल रहा हूँ, टी ये था टी पी, आने देता हूँ, टी और पी, बस थोड़ा सा ये अलग सा है। ये क्या है? गैलुसाक का नियम में क्या था? टी पी, बस गैलुसाक क्या था? टी पी, गैलुसाक टी पी, टी अनुपाती पी के, पी बढ़ने पर टी बढ़ेगा। नंबर 3। अब नंबर 4 क्या था? एवोगैड्रो संख्या। टीपी के बाद क्या था आपका? वी एन, टीपी वी एन। ठीक, टीपी वी एन के हिसाब से क्या हो जाएगा? आयतन अनुपाती किसके? मोल की संख्या होगी, यानी कि अणुओं की संख्या क्या होती है? एवोगैड्रो संख्या। एवोगैड्रो संख्या होती है मोल की संख्या। आराम से समझो, रिलैक्स होकर पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं आने की। अब मैंने क्या बोला? तीन चीज़ कॉन्स्टेंट है, तो भाई क्या होगा? वी अनुपाती एन इक्वल टू किसके हो जाएगी? कॉन्स्टेंट। ठीक, क्या हो जाएगा? वी अनुपाती कितना हो जाएगा? सॉरी, कॉन्स्टेंट क्यों हो जाएगा? ये तो अनुपाती है ना। वी अनुपाती किसके है? एन के। तो मैं क्या करूँ? वी अपॉन एन कर दूँ। अब क्या हो जाएगा? ये कॉन्स्टेंट हो जाएगा, इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये अनुपाती कॉन्स्टेंट। तो मैं इसका लिख सकता हूँ वी अपॉन एन वन इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू। ये क्या बन गया इसका फॉर्मूला? बस ये फॉर्मूला बन जाएगा, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। हमें तो बस ये चाहिए, हमारे लिए तो ये इंपॉर्टेंट था, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट था, बस हमें ये निकालना है। बस इसका आंसर हमें क्वेश्चन आएगा कैसे पेपरों में? 200 ml आयतन में मोलों की संख्या है। जहाँ मोलों की संख्या की बात करेगा समझ जाओ कि एवोगैड्रो संख्या की बात कर रहा है। एवोगैड्रो नियम क्या है? वी अनुपाती एन, इसको इधर ले जाओ, वी अपॉन एन, वी वन अपॉन एन वन इक्वल टू वी टू अपॉन एन टू। है आसान, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मैं क्लास छोटी रखता हूँ ताकि आप बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ पाए। अगर क्लासें बड़ी हो जाएगी ना तो आप खुद बोर हो जाओगे, और छोटे छोटे पार्ट में देता हूँ ना तो आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाते हो और बेहतरीन तरीके से दिमाग में घुसा लेते हो, और कभी भी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ने की। भाई साहब मेरी बात को गांठ बांध लो आज, कि अगर आपने ध्यान से पढ़नी है ये सब क्लासें, मैं नहीं मानता कि अभी आपको साइंस पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। केमिस्ट्री के बाद फिजिक्स पढ़ाऊँगा, फिजिक्स भी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से, उसके बाद बायोलॉजी। मैं कह रहा हूँ कि आपका मन खुश हो जाएगा, आपके लिए बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा सब चीज़ें। बस पढ़ना है, बिना पढ़े कुछ नहीं होने का।
तो नंबर ये फॉर्मूला 1 का आ गया। अब इस फॉर्मूले में सीधा क्वेश्चन निकालना है, लेकिन इस क्वेश्चन फॉर्मूला निकालने से पहले बड़ी मेहनत करनी पड़ी। सब चीज़ें हमने समझी, इससे अब आसान हो गया। अब तो हमारे लिए चुटकी खेल एकदम समझ जाओगे। 200 ml आयतन में मोलों की संख्या 40 है, किस आयतन पर मोलों की संख्या 60 होगी। बस कह रहा 200 ml, यानी कि पहली जैसे जो पहला आएगा ना वो V1, उसके बाद कह रहा मोलों की संख्या 40 यानी कि N1, ठीक है। किस आयतन पर, कह रहा है V2 किस आयतन पर, 40 60 हो जाएगी, N2 कितना 60। फॉर्मूला में मिल गया V2 इक्वल टू N2, तो क्या होगा फॉर्मूला V1 अपॉन N1 इक्वल टू V2 N2। अब वैल्यू रख दो, इसके आंसर आ जाएगा। V1 कितना है, मैं रखवाता हूँ यहाँ से, कैसे रखोगे भाई। V2 कितना आ गया 200 और N1 कितना आ गया 40 और V2 हमको निकालना है, ये आ जाएगा आपका 60। ये दो जो कट जाएगी, ये ऊपर चल जाएगा, ये बस निकाल ले रहा आंसर, ठीक है। कैसे निकालोगे, मैं चल निकाल देता हूँ। तो V2 हो जाएगा आपका 200 गुना 6/4, 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 हो जाएगा और 6 पंजे 30, ठीक है। यहाँ आ जाएगा 300, कहेंगे वैल्यू V की यानी कि ml। आई बात आसान है, कुछ हार्ड इसमें कुछ नहीं है। यह क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसके बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे दूंगा, आप आराम से सॉल्व कर लेना, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।